नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हमारा ये श्रृंखला जो ब्रह्मास्त्र निःशुल्क सीरीज जो चल रही है, उसका तीसरा वीडियो है। साथियों, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है इस श्रृंखला को, इस सीरीज को, और इसी तरह से साथियों आगे बढ़ते रहिए। मैं भी आपके साथ-साथ बहुत मोटिवेट होता हूँ और ये श्रृंखला को जारी रखता हूँ साथियों। और बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हैं कि सर प्लीज़ आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो सर, और हम आपके साथ हैं। हम बहुत लोगों को आपके वीडियो भेजते हैं और हमारे ग्रुप में भेजते हैं कि इन सर के वीडियो देखिए। और इस तरह के मैसेज जब मेरे पास आते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है साथियों। और आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहे और इसी तरह से आप और हम दोनों आगे बढ़ते रहें। आपका सिलेक्शन जब हो जाए तो निश्चित रूप से मिलने जरूर आना मित्रों। मिठाई का डब्बा लाओ न लाओ, पर एक बार मिलने जरूर आना साथियों। चलिए देखते हैं आज का यहाँ से जो भी प्रश्न है। इससे पहले जितने भी प्रश्न थे हमने अगले पिछले वीडियो में कर लिए हैं, और ये आज यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं वापिस से। चलिए देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई कौन है? ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और व्याकरण में पारंगत माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई को क्या माना गया है? हिंदी का प्रथम कवि और व्याकरण में पारंगत। कोई भी काम खराब यहाँ पर नहीं करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। फटाफट फटाफट क्वेश्चन करने, ना आपके पास टाइम है और मेरा अधिकार भी नहीं है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है कि आपका टाइम मैं खराब करूं साथियों। चलिए, चंदन बाला राज के जो रचयिता है, अगला प्रश्न है चंदन बाला राज के रचयिता कौन है? आसगु कवि है। फिर अगला प्रश्न आता है, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतया प्रयोग किया है किसका? कवित छंद का। साथियों, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे से भी गलत हो सकता है, देखिए आंसर मैं भी गलत बोल सकता हूं, ऐसा नहीं है, और गलत लिखा भी जा सकता है, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिए कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा। मुझे कोई बुरा नहीं लगता साथियों, और दूसरे स्टूडेंट को भी पता लग जाता है कि हाँ इसका आंसर ये है। कोई दिक्कत नहीं है, इस दुनिया में कोई महान हस्ती नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में कोई बहुत बड़ा पारंगत हो जाए। साथियों, हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है, और उस गलती के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी चाहता हूं और सॉरी बोलता हूं साथियों। कि गलती हो जाए तो माफ कर देना, और गलती हो जाए तो कमेंट जरूर कर देना सर इसका ये होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतया प्रयोग किया है किसका? कवित छंद का। अगला प्रश्न आता है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? सारंगधर है साथियों। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न आता है, ढोला मारूरा दोआ में ढोला के पिता का नाम क्या था? साथियों, राजा नल। ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों को, फिर बता देता हूं। ढोला मारूरा दोआ में ढोला के पिता का नाम क्या था? राजा नल था साथियों। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी से है, ये मान्यता किसकी है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की मान्यता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तो ये मान लो सारे कथन दे दिए मैंने इसमें, कोई दो राय नहीं है, मस्त रख करके पढ़िए आप। ठीक है ना? नाथ जो पंथ है सिद्धों की परंपरागत से ही छटकर निकला है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है साथियों। टेस्ट सीरीज, अगर ये टेस्ट सीरीज लेनी है तो ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर नोट्स मंगाने हैं तो फोन जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिए हुए हैं साथियों। ये अगर नोट्स मंगवाने, ये वाले ब्रह्मास्त्र नोट्स अगर आपको मंगवाने तो भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है साथियों। ये कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है मित्रों। ठीक है, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि किसको माना जाता है? आदिकाल का अंतिम चरण का जो सुप्रसिद्ध कवि है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? अमीर खुसरो को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
बहुत प्यारे नोट्स हैं और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिलता है साथियों, बहुत मिलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं, सर आपके वीडियो को मैंने इतनी जगह पर भेजा है, इतनी जगह पर भेजा है, मज़ा आ जाता है साथियों। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कर भला होगा भला, आप भी दूसरे का भला कीजिए। साथियों, लोग मेरे से गलत-गलत कमेंट भी करते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हज़ारों स्टूडेंट में से अगर 2 स्टूडेंट गलत कमेंट करेंगे, तो वो उनके ही ऊपर लगते हैं, मेरे ऊपर उनका कोई असर होने वाला नहीं है। बस आपका सपोर्ट मिलता रहे, कोई मेरे में गालियां भी देता है, सब करते हैं, करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। चलिए, सब तरह के स्टूडेंट होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं सर इस दुनिया में। देखिए, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम क्या दिया था? भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था देश भाषा। क्या नाम दिया था? भरत मुनि ने देश भाषा नाम दिया था। आगे, जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम बताइए साथियों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, इस वजह से इसको दिया गया है। पहला चंद्रबरदाई आएगा, दूसरा जगनिक, तीसरा अमीर खुसरो और चौथा श्रीधर आएगा साथियों। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? अनेक बार आता है राजमती। ठीक है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? राजमती था। साथियों, मिसप्रिंट हो सकती है, आप लोग बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आगे, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी वेंद गरजे, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी और संत का नाम क्या था? गोरखनाथ था साथियों। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी वेंद गरजे, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी और संत का नाम क्या था? साथियों, अमीर खुसरो था, सॉरी गोरखनाथ था साथियों। क्या नाम था? गोरखनाथ था। यह प्रश्न डीएसएसबी की पीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है साथियों, 2 बार। ठीक है, आगे बता देता हूं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता या रचनाकार का नाम क्या है? हेमचंद्र साथियों। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन या हेमचंद्र शब्द अनुशासन के रचयिता का नाम हेमचंद्री था। नायिकाओं का सिख नक्सिक वर्णन कहाँ मिलता है? रोड़ा कवि कृत राहुल वेल में मिलता है साथियों। नक्सिक वर्णन जो है रोड़ा कवि की, जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ रहा है, बहुत बड़ी रचना रही है, उसका नाम था राहुल वेल। यहाँ पर नायिकाओं का नक्सिक वर्णन देखने को मिलता है साथियों। आगे, डिंगल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर मिलता है? राजा बांकीदास कृत कुकवि बतीसी में। कहा मिलता है? कुकवि बतीसी में। सबसे पहले डिंगल भाषा का प्रयोग जो है सबसे पहले कहां पर मिलता है साथियों? जो राजा बांकीदास थे, उनके द्वारा लिखी गई थी कुकवि बतीसी, उसमें सबसे पहले डिंगल भाषा का प्रयोग मिलता है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना साथियों। आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करना, मैं फिर कह रहा हूं साथियों। और अच्छा लगे तो चैनल से जरूर जुड़ना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य राहुल वेलता रोड़ा कवि द्वारा लिखित है साथियों। आगे, इतिहास इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति मानी जाती है वर्णानुक्रम पद्धति। साथियों, क्वेश्चन बहुत बार आया है। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति मानी जाती है वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति? वर्णानुक्रम पद्धति मानी जाती है। फिर आगे देखिएगा, आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए? आदिकाल में चरित्र के ऊपर लिखे गए काव्य सबसे ज्यादा किस काल में लिखे या सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए थे? जैन साहित्य में लिखे गए थे। हमने पढ़ा है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इस तरह से रासो साहित्य, राज साहित्य। तो राज साहित्य जैन साहित्य कहा जाता है साथियों। तो ये तो आपको पता भी होगा मित्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे 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 ये देखो, अगला प्रश्न आता है, पुरुष कहानी हो कहो, पुरुष कहानी वो कहो, जस पथावे पुण्य की। किस कवि की उपयुक्त पंक्तियां हैं साथियों? किसकी है? विद्यापति के। पुरुष कहानी वो कहो, जस पथावे पुण्य की। किस कवि की उचित पंक्तियां हैं? विद्यापति की। आने के चांसेस पूरे हैं। आगे अगला प्रश्न है, गोरखी की बानियों का सर्वप्रथम संग्रह
किसने किया था? गोरख की वाणियों का सबसे पहले संग्रह किसके द्वारा किया गया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा किया गया था। स्वयंभूकृत पहुम चरिव की विषय वस्तु किससे संबंधित है? जो पहुम चरिव जो ग्रंथ है, जो रचना है, वो किसने लिखी है? स्वयंभू के द्वारा लिखी गई है। और इसकी जो पहुम चरिव की जो विषय वस्तु है, इसमें क्या लिखा गया है और किसके आधार पर लिखा गया है, या किस विषय वस्तु को मान करके लिखा गया है, तो इस विषय वस्तु में किससे संबंधित है साथियों? राम कथा पर संबंधित है। तो पहुम चरिव में जो विषय वस्तु है वो कौन सी है? राम कथा पर आधारित है। याद रखना, यह प्रश्न बहुत बार आता है और यह प्रश्न साथियों बहुत बार स्टूडेंट का गलत होता है मित्रों, गलत। आगे देखिए, अपभ्रंश का आदि कवि किसको माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। 100% पता है, अपभ्रंश का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? कुवल्यमाला। आदिकालीन साहित्य में जो गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वह कुवल्यमाला को माना जाता है साथियों। संदेश रासक के रचयिता कौन थे? अब्दुल रहमान थे। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? एक खंड काव्य है साथियों, या खंड काव्य इसे कहा जाता है। किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है? किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ था? वो था वर्ण रत्नाकर। कौन था? वर्ण रत्नाकर ग्रंथ था साथियों। आगे, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? राम किशोर शर्मा। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, ये ग्रंथ है साथियों। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन थे? राम किशोर शर्मा। अगला प्रश्न आता है, रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? 3। रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं साथियों। टाइम बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए साथियों। ये ऑनलाइन जो आपको लाइव क्लासेस जो करवा रहे हैं ना साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं टाइम खराब होता है आपका वहां पर। उन पर एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाते हैं, उसमें तो आप 20 क्वेश्चन एक साथ पढ़ सकते हो साथियों। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को कम से कम देखें साथियों, कम से कम। और वो डलने के बाद में देख लो भली से, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में अपना टाइम खराब नहीं करें। इसलिए मैं लाइव क्लास कभी भी नहीं करता हूं साथियों, कभी भी, क्योंकि स्टूडेंट का उसमें टाइम खराब होता है साथियों, और इससे आपको भी बच के रहना है। मेरी बात को मानिए साथियों। आगे, रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए जाते हैं साथियों। आगे बात करते हैं, स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद किए जाते हैं? 2 भेद किए जाते हैं साथियों। कितने भेद किए जाते हैं? 2 भेद किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये आ जाता है अगला प्रश्न हमारा। ये प्रश्न पहले भी आया हुआ था। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? साथियों, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? गारसाजर तासी है साथियों। नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? गारसाजर तासी है। अगला है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है, सबको पता है। आगे, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? ओल्तियर के द्वारा किया गया था। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा जो शब्द का प्रयोग किया, किस विद्वान ने किया था साथियों? ओल्तियर के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न बहुत तगड़ा है साथियों, ये वाला प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के पृष्ठभाग रीतिकाल या रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया था। याद रखना, नागरी प्रचारणी सभा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ को प्रकाशित किया, तो उसका जो पृष्ठ भाग है, जो पहला भाग है, रीतिकाल या रीतिबद्ध काव्य का, रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया था साथियों। अगला फिर आता है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है साथियों, उसका लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में मित्रों। फिर देखें, यहां पर आलोचनात्मक आप लोगों ने पढ़ लिया था,
फिर है रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा था? विधेयवादी पद्धति को इन्होंने अपनाया था और इसी के ऊपर लिखा था। अगला प्रश्न आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? बहुत तगड़ा प्रश्न है भाई, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, याद रख लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। कहां से प्राप्त हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्राप्त हुई थी, याद कर लेना, मैं फिर बता रहा हूं आपको। आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में, देखिएगा साथियों आगे। आचार्य शुक्ल के आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा है? आदिकाल रहा है साथियों। कौन सा काल रहा? आदिकाल सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। फिर आता है यहां पर, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी साथियों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा दी थी साथियों। याद रखना, यह प्रश्न भी हजारों बार पूछा गया है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा इसको उत्तर अपभ्रंश की संज्ञा या पुरानी हिंदी की संज्ञा दी थी साथियों। अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया? 693 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो कब से शुरू किया था? 693 ईस्वी से शुरू किया था। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, ये इनका लेख है साथियों। 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? तो वह पत्रिका थी गंगा पत्रिका। क्या नाम था उसका? गंगा पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, 1933 में ये लेख जो है साथियों किस पत्रिका में छापा गया था? तो साथियों ये छापा गया था आपका गंगा पत्रिका में छापा गया था। किस पत्रिका में छापा गया था? गंगा पत्रिका में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा किया गया था। केवल हिंदी साहित्य नाम के ग्रंथ का संपादन किसके द्वारा किया गया था? इसको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आता है, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक। उत्तरी भारत की संत परंपरा, इस ग्रंथ के लेखक कौन थे? परशुराम चतुर्वेदी। क्या नाम था? परशुराम चतुर्वेदी। अगला प्रश्न आता है, राधा वल्लभ संप्रदाय या सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन थे? डॉक्टर विजेंद्र नाथ। क्या नाम था? डॉक्टर विजेंद्र नाथ स्नातक। याद रखना इसको, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, ये पूरा पूरा यहां से ग्रंथ है। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता किसको माना जाता है? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी में किस भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है? हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसने कहा था? डॉक्टर सुमन राज्य के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? डॉक्टर सुमन राज्य के द्वारा कहा गया था। मिश्र बंधुओं की लिखी हुई रचना, मिश्र बंधुओं का ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के बारे में, कि यह किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। ये किसने कहा? सुमन राज्य के द्वारा। और सुमन राज्य की मेरे पास बुक भी है भाई, जो नहीं, कुसुम राय की बुक है ये तो। सुमन राज्य की नहीं है, कुसुम राय की बुक है साथियों। बहुत सारी बुक है मेरे पास हिंदी साहित्य की, उनमें से सारे प्रश्न निकाले हुए हैं साथियों। अब आगे बात करते हैं इसी क्रम में। देखो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, हिंदी साहित्य का अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम खिलावन पांडे। क्या नाम है? डॉक्टर राम खिलावन पांडे। याद रखना, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम खिलावन पांडे। अगला प्रश्न आता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। याद रखना रे मेरे लाला, इसको याद रख लेना, मैं फिर कह रहा हूं, सारे टाबराओं याद कर लेना इसको। आगे, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में किसने लिखा? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया,
ढंग से पढ़ लो, जान लगा दो इन क्वेश्चन के अंदर, लिख लो, नोट्स बना लेना पढ़ करके। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। ये कथन शुक्ल जी के संबंध में किसका है? डॉक्टर जैनेन्द्र का कथन है साथियों। किसका है? डॉक्टर जैनेन्द्र। आगे पढ़िए। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफल है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफल है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। याद कर लेना, वीआईपी प्रश्न है, दोनों के दोनों ही। टाप रहा हूं, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन थे? हजारी प्रसाद। टाबराओ, यो भी याद कर लीजिए। ठीक है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। साथियों, मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग चुका हूं, अगर कहीं गलती हो जाए तो कमेंट कर देना साथियों, क्योंकि देखो पूर्ण पारंगत टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। और इसका कमेंट जरूर करना, क्लासेस आपको कैसी लगती है मित्रों जरूर बताना, और लाइक तो ठोक दिया करो यार। एक हाइप वाला वहां पर ऑप्शन आता है जिसमें पॉइंट होते हैं, वो दे दिया करो, बस हम तो खुश हैं इसमें ही। ठीक है, और नोट्स के लिए अगर संपर्क करते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं। ठीक है साथियों, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, मैं बताऊंगा अभी कैसे ज्वाइन करनी है। आगे फिर देखिए, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन है? आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले, आदिकाल को किसने बाल्यावस्था कहा? नहीं मिलेगा, कोई माइका लाल नहीं लिखा सकता इस प्रश्न को, गारंटी है मेरी, मैं दे रहा हूं गारंटी। किसी भी कोचिंग पे नहीं लिखाया जाता कि आदिकाल को बाल्यावस्था किसने कहा है साथियों। ये रहा राम शंकर शुक्ल। कौन है? राम शंकर शुक्ल है। अरे हजारों क्वेश्चन इसके अंदर आपको ऐसे मिलेंगे जो नहीं लिखाए हुए होंगे। 25-25, 30-30 हजार के आप कोचिंग करने जाते हो ना, कहां पर? ऑफलाइन के अंदर। मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो मैंने स्टूडेंट को नोट्स भेजे हैं, और इनको पढ़ लो, गारंटी दे रहा हूं हिंदी साहित्य का इससे बाहर चला जाए। ग्रामर भी मैं शुरू करने वाला हूं, देखना आप। रचनाएं तो मैं करा ही रहा हूं, जल्दी से जल्दी साथियों। कोशिश मेरी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आपका पूरा कराऊं, बस विश्वास आपका होना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी जीत है। हथियार सबके पास होता है, जीतता विश्वास है साथियों। अगर विश्वास खो दिया तो हार जाओगे, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। तो आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन है? राम शंकर शुक्ल हैं। आगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित करी है? संवत 750 से संवत 1375 तक। साथियों, आदिकाल की समय सीमा अगर संवत में बात करें तो यहां पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 750 से 1375 विक्रम संवत तक इन्होंने बताया है। आगे बात करते हैं, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया था? 4 भागों में या 4 खंडों में, 4 कालों में विभाजित किया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। ठीक है साथियों, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आता है यहां पर। छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए जाते हैं? 3। छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर काव्य के 3 भेद किए जाते हैं साथियों। सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? बेंडल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेंडल के द्वारा। सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य बेंडल ने किया था। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? सरपा की पंक्ति है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये पंक्ति किसकी है? सरहपाद की पंक्ति है साथियों। कहा तरुवर पंच विढाल चंचल चिये पहिटो काल। कहा तरुवर पंच विडाल चंचल चिहे पहिटो काल, ये पंक्तियां किस लेखक की है? लोहीपा की साथियों। किसकी है? लोहीपा की। तो मेरे मित्रों, कैसे लग रही है ये हमारी ब्रह्मास्त्र निःशुल्क सीरीज? जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों, धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह प्यार लुटाते रहिए, और प्यार लुटाते रहिए, और प्यार अपने आप को महसूस करवाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।